ये मसला तो तभी हल होगा जब सारा देश उठेगा। बातों बातों में बंटवारा हो गया, 3 हिस्से हो गए। हम ये नहीं समझा पाए कि कुर्बानी ये क्यों होती है। ये हमारे समाज की कमी है, ये हमारे स्कॉलर्स की कमी है, हमारे धार्मिक लोगों की कमी है कि हम क्यों नहीं बता पाए। लेकिन हमारा जो आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ जी, वो भी देखिए, हम कहें न कहें इस्लाम के नाम पे हुआ। हिंदू है, मुसलमान है, बैठे आपस में कुछ समझने की कोशिश करें। मुसलमान जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान के साथ नहीं था। नॉन वायलेंटली हम नॉन वायलेंट तो हम रहेंगे जो कि करा। जी जी जी, लेकिन आपस में जो वायलेंस हुआ वो कहाँ गए? बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान जो हैं वो अलग होना चाहते हैं, वो दावा गलत साबित किया। गौरी गजनबी वहाँ से लेके तो फिर तो कभी बात खत्म होगी, कभी नहीं खत्म। हमारे पास कोई औचित्य नहीं है कि हम औरंगजेब की सफाई दें या औरंगजेब को अपने गले में टांग के चलें। कोई आप क्षेत्र देख लीजिए, मुसलमानों का असर और इस्लाम का असर पड़ा है। कश्मीर के पीछे जो पाकिस्तान पड़ा रहता है ना, वो एक मुसीबत का बायस है। जब तक हमारे देश में गरीबी है तब तक हमारा हक नहीं बनता है कि हम कहें कि हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते। मीटिंग ऑफ माइंड्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका ना मीडिया से कोई संबंध है ना जर्नलिज्म से कोई संबंध है, जो एक विचारों का व्यक्ति है एक तरीके से, उसको क्यों मजबूर होना पड़ा कि वो सोशल मीडिया में आए। मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्र हित में कुछ बातों को करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम एक समाज के तौर पर, एक आइडेंटिटी के तौर पर, एक भाव के साथ अपने राष्ट्र के लिए और इसके निर्माण के लिए और इसको शिखर पे ले जाने के लिए इकट्ठे खड़े हों। जब मैं कहता हूँ इकट्ठे खड़े हों, तो फिर आपसी विश्वास में कमी और घृणा और द्वेष के लिए कोई जगह समाज में न बने, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं अपने लेखों के द्वारा और अन्य कई टूल्स के द्वारा ये प्रयास कर रहा हूँ। उसी प्रयास की कड़ी है मेरा ये पॉडकास्ट मीटिंग ऑफ माइंड्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनालिटी को, ऐसे आइकॉन को आपके बीच में लाया हूँ जिसके बारे में अगर मैं कहूँ, he is one of those legends of India without whom we cannot define India. I'm talking about a person who became the youngest cabinet minister, who has held core ministries like education, health, culture and tourism. A class 1 diplomat, the former ambassador of the United States of America, Sadr Riyasat of Jammu and Kashmir, a prince of his time, someone who was born in France and served the country all through his life of 94 years. Dr. Karan Singh is right in front of you. I'm privileged to have him today and to interact with him. उन सवालों को लेकर, उन विषयों को लेकर प्रयास है ये कि आपसे बात की जाए और अपने इस राष्ट्र के इस 94 वर्ष के सफ़र को उनसे सुना भी जाए, कुछ उनसे सीखा भी जाए और कुछ उनके विचारों को लेकर आज के नौजवान के बीच में लाया भी जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे बीच हैं और आपने मुझे ये मौका दिया कि आपसे राजनीति से हट के कुछ दिल की बातें की जाएं। डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे कुछ सवाल लेके नहीं आया हूँ। अच्छा। आपकी अल्लाह के फजल से 94 वर्ष की आयु है। खुदा के फजल। और आप 94 वर्ष की उम्र में भी उतने ही एक्टिव हैं जितने हमारी एज के और हमसे कम उम्र के लोग भी उतने एक्टिव नहीं हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं दुआ करता हूँ परवाले से कि आपको ऐसे ही स्वस्थ की कृपा है। और आपका आज राष्ट्र में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिनसे मैं ये बातें कर सकूं जो मैं आपसे करने वाला हूँ।
आज हमारा जो यूथ है डॉक्टर साहब, वो विचलित है। जाहिर। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम जब आपके जीवन को देखते हैं तो उसका जो सबसे ज़्यादा हमको मुखर पाठ लगता है वो ये है कि आपने अंतर्धर्म स्वभाव के लिए, सद्भाव के लिए, समाज में समरसता के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए, लोगों के विचारों को शुद्ध करने के लिए जो आपका इतना लंबा सफर है डॉक्टर साहब, आप उस सफर को आज किस तरह देखते हैं? ऐसा है ख्वाजा साहब कि हमारे हालात बचपन में ऐसे रहे जी कि हम तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के हैं। जी जम्मू कश्मीर में तो मुसलमानों की अक्सरियत है। जी जी इसलिए हमेशा हम जैसे अपने मंदिरों में जाते थे, जी वैसे वहाँ के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जी चरार शरीफ है, मखदूम साहब है, बाबा ऋषि वगैरह है, वहाँ भी हम हाजिरी भरते थे। जी 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 तो बचपन से ही हमें ये साफ हो गया कि अलग अलग धर्म हो सकते हैं, जी। लेकिन वास्तविक चीज़ वही है। तो इसलिए अच्छा, बाकी सिख दरबार से तो हमारा परिवार उठा जी तो सिखों के साथ तो हमारे संबंध है ही हैं। बिल्कुल। और ईसाई के स्कूल में हम पढ़े, जी 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 कॉन्वेंट में। हाँ। तो ये जितने धर्म हैं बचपन से ही हमारे साथ चल रहे हैं। जी और इसलिए जब आंतरिक धार्मिक मुहिम चली, जो आप कह रहे हैं जी इंटरफेथ जी मूवमेंट, जी उसमें हमने शुरू से ही दिलचस्पी लेना शुरू किया। अब जो आप जवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की, देखिए हम भी जब उस वक्त नौजवान से 18 साल की उम्र में मैंने जी अपने सार्वजनिक जीवन में काम शुरू किया। जी आप बताइए। जी 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 और खुदा के फजल से, भगवान की कृपा से अभी तक चल रहे हैं। तो नौजवान के सामने बहुत दिक्कतें हैं। जी सबसे बड़ा तो बेरोजगारी। जब बेरोजगार जवान होता है तो फिर वो विचलित हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। पढ़ा भी लेते हैं माँ बाप उनको काफ़ी मेहनत से, काफ़ी खर्चा करके, और बाद में वो अगर बेरोजगार भटकते रहे तो बड़े दुखी होते हैं। जी जी तो ये मसला तो तभी हल होगा जब सारा देश उठेगा, बिल्कुल। जब आर्थिक प्रगति होगी। लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि जो नौजवान हैं ज़्यादा विचलित होके या परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, उनको थोड़ा बहुत सुकून रखना पड़ेगा। और अगर वो जो जिस भी धर्म के भी हों, अगर उसकी ओर उनकी कुछ थोड़ी सी प्रवृत्ति हो, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। जी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि, और नौजवानों पर ही हमारा देश निर्भर है। सही। इन्होंने ही नया मुल्क बनाना है, जी नए भारत की जिसकी जिक्र करते हैं जी जी मोदी जी, जो कोशिश कर रहे हैं विकसित भारत, वो तभी ये नौजवान तो बनाएंगे, और कौन बनाएगा। ठीक बात। तो इनकी ओर हमें तवज्जो खास देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, मेरा कहना यह है कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर जो इंटरफेथ मूवमेंट है, अपरेंटली तो हमको लगता है कि बहुत मैसिव स्केल पे पूरी दुनिया में ये काम कार्यक्रमों के द्वारा, सेमिनारों के द्वारा, कॉन्फ्रेंसों के द्वारा और बहुत सारी और दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी सर्विसेज के द्वारा ये हमें दिखता है, और ये होना चाहिए। इसका स्वागत भी हम सब करते हैं, और आपकी तो सारी ज़िंदगी इस काम के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम आज की दुनिया पे और आज के समाज पे नज़र डालते हैं तो समाज में जो डॉक्टर साहब बेचैनी है, इमोशनल इंटीग्रेशन के बजाय जो हमें इमोशनल फ्रेगमेंटेशन और डिसइंटीग्रेशन हमको दिखता है, और मैं समझता हूँ कि आप इससे शायद सहमत हो कि अगर समाज में समरसता में कमी हो जाए, विश्वास में कमी हो जाए और शक व शुबा आपस में बढ़ता चला जाए, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बजाय इसके कि वो सुलझें,
वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ डॉक्टर साहब कॉन्फ्लिक्ट एड ऑन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है? आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास सारे टूल्स हैं, इतनी बड़ी संस्थाएं हमारे पास मौजूद हैं, आप जैसे कद के लोग हमारे पास में मौजूद हैं, समाज का बड़ा वर्ग जो है कहीं ना कहीं वो ये सब चाहता है जिसकी हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हमें धरातल पे, ज़मीन पे ये चीज़ें क्यों होती हुई नहीं दिख रही है? क्या कारण है? आपने जो पहली बात कही जी कि इंटरफेथ मूवमेंट जो है वो सारी दुनिया में फैला हुआ है, जी, मुझे लगता है कि फैला हुआ था जी, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में कम हो रहा। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसे लग रहा है जी कि जो इंटरफेथ मूवमेंट जिस शिद्दत से पहले चल रहा था, क्योंकि आपको ये याद होगा ये तो 1893 में शुरू हुआ था। बिल्कुल जो पहले पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जी हुए थे शिकागो में। हाँ, शिकागो। इसमें स्वामी विवेकानंद का इतना प्रभाव पड़ा, हाँ, आज तक भी है। बिल्कुल। उसके बाद हर साल, हर 5 साल में ये करते रहते हैं, लेकिन जितना लोगों में जज्बा था मुझे लगता है अब कम हो रहा। और उसकी वजह ये है कि लोग, जैसे आपने बताया, आपसी झगड़ों में, आपसी युद्धों में मसरूफ हैं, उनको वक्त नहीं मिलता है कि वो बैठ के इंटरफेस की बात करें। तो इसलिए ये जो एक आपने बता हाहाकार सारी दुनिया में मची हुई, आप दीजिए, आज यूरोप में युद्ध है, एशिया में युद्ध है, अफ्रीका में युद्ध है, लैटिन अमेरिका में युद्ध है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है दुनिया का जहाँ युद्ध ना हो। हजारों लोग मरते जा रहे हैं रोज। तो वो जो कोरोना की बात आप करते हैं कि हमें कोरोना हो, वो सब समाप्त होती चली जा रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है कि समाज के अंदर जब शगाफ बढ़ते हैं तो गड़बड़ होती। हमने अपने देश में देखा, मैंने तो देखा, क्योंकि मैं तो आज़ादी से बहुत पहले पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो मैंने सारा ये ड्रामा जो हुआ था, कैसे बंटवारा हो गया मुल्क का, देखते देखते बातों बातों में बंटवारा हो गया, 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से भारतवर्ष के। तो वो इसलिए कि समाज में शगाफ बढ़ना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो हर साल ये कहूँगा, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है, इधर पीछे मैंने देखा कुछ शगाफ हमारे समाज में फिर से बढ़ रहे हैं। वो नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे धर्म हमारे देश में, आप जानते हैं, मैंने तो सभी धर्मों को प्रस्तुत किया था। वो जो प्रोग्राम में संसद के लिए किया था, कार्यक्रम किया। लेकिन सबसे बड़े धर्म जो है हिंदू और मुसलमान, इन दोनों का अगर अच्छा संबंध बना रहे तो फिर मसले हल हो जाते। इनका अगर नहीं रहे तो फिर बाकी धर्मों का इतना महत्व नहीं रहता। इसलिए बड़ी ज़रूरत इस बात की है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि उनकी असली जो वो कहना चाह रहे हैं, मन में जो कह क्या रहे हैं, वो बिल्कुल गुरु वगैरह या वो रहे, उन्होंने क्या कहा। तो इसलिए इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि फिर से हमारी मुहिम ज़रा तेज़ हो जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ जो हालात दिन पर दिन होते रहते हैं। एक तो पाकिस्तान भी आराम से नहीं बैठता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो खामखा का हमले करते रहता और उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रतिक्रिया भी होती है। बिल्कुल। आपने ये देखा, ये पहलगाम में बड़ा बहुत दुखद हुआ। फिर उसके बाद दूर ऑपरेशन चला, अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गई गड़बड़। इसलिए ये जो पड़ोसी देश हैं, इनका भी असर पड़ता है। बिल्कुल। तो हमें लेकिन अपने देश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ शगाफ को दूर करना है। लेकिन अक्सर हमारे आपस के जो रिश्ते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में, अब तो हमारे आकार में भी कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्रीयता का जो भाव होना चाहिए वो कम होता जा रहा है।
कहने को ज़्यादा है लेकिन ज़मीन पे वो कम दिखता है। मैं हिंदू और मुसलमान बनता चला जा रहा हूँ। ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है डॉक्टर साहब, इसको कैसे काबू पाया जाए? एक तो बात जैसे अभी आपने कही कि आपस में जितनी डायलॉग होना चाहिए, जितनी बातचीत होनी चाहिए, जितना एक दूसरे के यहाँ जो कीमती चीज़ें हैं उनकी एक दूसरे के साथ में शेयरिंग होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हम 1000 वर्ष से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और चोरी दामन का हमारा साथ है, दीवारें हमारी मिली हुई हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम इकट्ठे नहीं हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चा दिवाली दशहरे को नहीं जानता। हमारा सनातनी बच्चा जो है वो उसको आज तक ये नहीं पता चला कि ये ईद कौन सी है। एक वो समझता है ईद सेवइयों की ईद होती है और एक बकरा काटने की ईद होती है, जबकि वो बकरा काटने के मतलब उसका जो नाम है वो बकरा नहीं है, उसका नाम बकर है। हम ये नहीं समझा पाए कि कुर्बानी ये क्यों होती है। ये हमारे समाज की कमी है, ये हमारे स्कॉलर्स की कमी है, हमारे धार्मिक लोगों की कमी है कि हम क्यों नहीं बता पाए। इस तरह से यहाँ भी ये कमी है। तो डॉक्टर साहब इस कमी को, ये तो हर गली कूचे में इस कमी को दूर करना पड़ेगा ना। इसके लिए आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है कि जो आप सजेस्ट करें कि? इसकी वजह ये भी है कि हमारा जो इतिहास है जी डॉक्टर साहब, उसमें भी दिक्कत है जी। क्योंकि जो हमला आवर आए थे पहले मुसलमान जी, जिन्होंने मंदिर वगैरह तोड़े और जी। तबाही की, तो उनकी छाप तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र आता रहता है। बिल्कुल। और उसके बाद वो जो हुआ सो हुआ पहले जी, लेकिन हमारा जो आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ जी, वो भी देखिए, हम कहें ना कहें इस्लाम के नाम पे हुआ। हाँ ठीक बात है। उसको हम ठीक। कोई भी उसका नहीं वो ठीक है, रिलीजन पे हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता उस चीज़ को। इसलिए ये सारा जो इतिहास है बहुत पुराना भी और जो अभी हमारे आज़ादी के बाद का भी, इस सारे का बोझ एक है जी। इसको हटाने के लिए तो यही जो आप कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें जी, और एक दूसरे की जो अंदरूनी जो बातें, क्योंकि देखिए ना हर धर्म में लोग हैं जो इसको उभारते हैं। हाँ ये ठीक बात, उभारने वाले बहुत एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस है, इससे कोई इनकार नहीं है। शांत करने वाले बहुत कम हैं और सब उभारने वाले बहुत हैं, सही, हर धर्म में। जी 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 जी। इसलिए एक बड़ा कठिन मामला है ये। हाँ। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करती रहना चाहिए। ये आप जो कर रहे हैं जी, जिस तरीके से आपने डायलॉग शुरू करवाई है, जी जी, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक बुद्धिजीवी जो हैं वो आपस में नहीं बात करते तब तक आम आदमी आप एक्सपेक्ट करें वो बात नहीं करते। जी जी। तो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बैठे आपस में कुछ समझने की कोशिश करें, कुछ सुझाव दिखाएं, जी, वो ज़रूरी काम। अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं मीडिया पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन समाज में जो हालात बने हुए हैं उसमें मुझे लगा कि भाई हमें कोई ना कोई रास्ता यहाँ से भी निकालना चाहिए। तो ये भी डायलॉग की एक किस्म है जो आपसे शुरू कर। बिल्कुल, देखिए जी, हमने जो वो किया था एकम सत वाला, जी 12 प्रोग्राम किए थे मैंने, आप। और हर एक धर्म के लोगों को मैंने वहाँ प्रस्तावित किया था। जी, और आगे किया था, और उसको लाखों लोगों ने देखा भी है। लाखों लोगों ने देखा और बड़ा सराहा उसको, लोगों ने अच्छा मैसेज गया। बुद्धिजीवियों ने नहीं देखा, लेकिन ये आम लोगों ने देखा, आम लोगों ने काफी देखा। तो इसलिए और ऐसे करने चाहिए हमें। मीडिया का तो प्रयोग करना ही है ख्वाजा साहब, उसके बिना तो कोई बात आजकल के ज़माने में बनती तो हालात ने हमको यहाँ बिठा दिया। बिल्कुल। जबकि हमारा ये फील्ड बुनियादी तौर से नहीं है। लेकिन बाहर डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे अभी विभाजन की बात हुई, और विभाजन के जो जख्म हैं वो आज भी सूखे नहीं हैं, हरे हैं कहीं ना कहीं, और कई कारणों से बार बार वो कभी उभार दिए जाते हैं, कभी उभर जाते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, आज भी नहीं छोड़ रहा। आपसे बेहतर इस बात को कौन समझेगा और कौन पूरे राष्ट्र को बताएगा कि पार्टीशन में एक तरफ पाकिस्तान तहरीक है, जिना है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, और उनके सामने धर्म के नाम पर सीधे सीधे राष्ट्र का विभाजन है, और वो ये थ्योरी को लेकर चलते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, जबकि वो 800 बरस से एक साथ रहते आ रहे हैं। लेकिन
उसी के साथ में एक बहुत बड़ा टोला राष्ट्रवादी मुसलमानों का है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता के पूरे अभियान के साथ में हैं, और वो उनकी जो मजबूती और उनका जो प्रतिबद्धता है उसके साथ में वो किसी से भी कम नहीं है। मैं अगर चंद लोगों के नाम लूँ, जैसे खिलाफत तहरीक, हालांकि मैं उन लोगों में से हूँ जो खिलाफत तहरीक को का बनाना ही गलत मानता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का तुर्की की खिलाफत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो गलत फैसला था। लेकिन इस माना कर मुझे खुशी हुई कि कम से कम ये बुद्धि में लोगों की आई और गांधी जी के इनिशिएटिव से और उनके साथ में जुड़ने से खिलाफत मूवमेंट ने अपने आप को नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ा। मेरा सवाल ये है, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि वो राष्ट्रीयवादी मुसलमान जिनकी वजह से जो जिन्ना ये कहते थे कि सारा मुसलमान भारत का मेरे पीछे है, उसको चुनौती किसने दी? उसको चुनौती उन राष्ट्रवादी मुसलमानों ने दी, और उस चुनौती और उसी के समर्थन की वजह से हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी और पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, उसका जो आंदोलन था पूरा हमारा, उनको ये ताकत मिली और वो अंग्रेज को ये बता पाए कि ये जिन्ना जो है, जो ये दावा करता है कि सारे मुसलमान इसके पीछे हैं, सारे मुसलमान इसके पीछे नहीं है, बल्कि ये खाकसार तहरीक को देखिए, एरार को देखिए, क्या कहते हैं जमीयतुल उलमा को देखिए, उलमाए देवबंद को देखिए, और हकीम अजमल खां को देखिए, मौलाना आज़ाद को देखिए। ये इतने लाइन है, बहुत बड़े लोगों के बड़के लोग हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान को कम न बनने में और पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर बनने में, लूला लंगड़ा बनने में, और भारत को जो है, जो हमारा पंजाब बटा, हमारा बंगाल बटा, हमें ये सब चीज़ें मिला, अगर वो मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नहीं होते तो जिन्ना तो डॉक्टर साहब पूरा पंजाब चाहता था, पूरा बंगाल चाहता था, कश्मीर चाहता था, आसाम चाहता था, नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक चाहता था वो। तो ये जो योगदान है, इस योगदान की चर्चा हमारे समाज में होनी चाहिए, तभी तो हमारा आज का नौजवान ये समझेगा कि मुसलमान जो है वो सारा का सारा पाकिस्तान के साथ नहीं था। और यूँ भी आपको पता है इसकी चर्चा होती नहीं है, नहीं ये होना चाहिए। किताबें हैं ये जो बच्चों हम सिखाते हैं, उसमें ये चर्चा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गांधी जी ने तो शुरू से बहुत कोशिश की कि भाई मुसलमान इकट्ठे चले जी, और बड़े बड़े नेता जैसे आपने कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवाई थे, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन वगैरह, उनका सारा जो पूरा परिवार उनका पूरा, तो वो साथ रहे। कुछ लोग निकल गए, कुछ नहीं निकले। जो आपने कहा ना बंगाल और पंजाब जी, उनका जो बंटवारा हुआ उसमें तबाही हुई बहुत ज्यादा जी जी, मार काट जो हुई, बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें खो दी जी जी जी। यानी आज़ादी, अंग्रेजों के खिलाफ तो हमने कोई हिंसा नहीं की, लेकिन एक दूसरे के साथ आपस में तो बहुत हिंसा किया। तो इसलिए जो हम कहते हैं नॉन वायलेंटली, हम नॉन वायलेंट तो हम रहे अंग्रेजों के खिलाफ जी जी जी, लेकिन आपस में जो वायलेंस हुआ वो कहाँ गए? बिल्कुल। और वो जो लाखों लोग घर बेघर हुए जी, उनका क्या होगा? तो वो लोग, जैसे आपने कहा, वक्त लगता है धीरे धीरे, लेकिन उसको हमने समझाना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि ये जो दावा था मोहम्मद अली जिन्ना साहब का कि भाई ये सारे मुसलमान जो हैं वो अलग होना चाहते हैं, वो दावा गलत साबित किया। बिल्कुल, मुसलमानों ने ही गलत साबित किया और चले गए कुछ लोग, लेकिन करोड़ों मुसलमान अभी हमारे देश में हैं। तो वो जो बंटवारे में तबाही हुई थी उसको अब छोड़ के हमें आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, भविष्य की तरफ देखना चाहिए कि भाई अब जो पिछड़ा हुआ 700 साल पहले, अगर आप जाएंगे गौरी गजनबी वहाँ से लेके तो फिर तो कभी बात खत्म होगी नहीं खत्म होगी, ठीक बात है, और जिन्ना से भी नहीं होगी खत्म, उससे भी आगे बिल्कुल 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 वैसे ही है। तो इसलिए ये पढ़ाई में बड़ा ज़रूरी है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो ऐसा पढ़ाए। ठीक है, हम बंटवारे का नकारा नहीं कर सकते, बंटवारा हुआ और धर्म के नाम पे हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। हम उसी में फंसे रहेंगे तो फिर और मुसीबत होगी देश। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी ज़रूरी है कि ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुस्लिम्स की जो मेजॉरिटी थी वो उनके साथ में थी, आप ये बता सकते हैं कि उस समय जो राइट टू फ्रेंचाइजी था वो 14% लोगों के पास था। बिल्कुल 86% जो मुस्लिम आबादी जो है वो तो किसी ना इधर थी ना उधर थी,
उससे तो बेचारों से पूछा ही नहीं किया, और 14% में से भी 60-62% लोगों ने वोट दिया था। तो ये हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, धरातल पे जो चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की 86% मेजॉरिटी से तो ये प्रश्न उनके सामने लाया ही नहीं गया, उनके तो मुंह पे थोप दिया गया। एक बात तो ये, इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से। और उसके अलावा ये भी बात याद रखनी चाहिए, अब जो पख्तूनख्वा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था जी, खान अब्दुल गफ्फार खान वहाँ के नेता थे जी, मुसलमानों की अक्सर थे मुसलमान जी। वहाँ, उन्होंने कभी नहीं चाहा कभी नहीं चाहा। आज़ादी। आखिर वक्त तक वो नहीं तो चाहा। बेचारे वहाँ उनको एक तरीके से छोड़ दिया गया, क्या कहते हैं, वो वहाँ फंस गए थे क्योंकि बाकी सारा इलाका बीच में फंस गए ना वो, बीच में आ गए थे। उसमें जो है, जी, इस किस्म के लोग भी थे हाँ, जो नहीं चाहते थे। बलूचिस्तान में भी जो लोग थे वो भी नहीं चाहते वो थे। कलात बड़ा वगैरह के तबका जो नहीं नवाब चाहता। हैं, जी हाँ, जी, वो उनको तो मार दिया गया मार ना दिया बाद गया था, में। बिल्कुल। इसलिए ये एक बड़ी समस्या है। और देखिए हमारे मुल्क में अगर मुसलमानों की अक्सरियत कहीं है तो जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। एक तो कश्मीर के पीछे जो पाकिस्तान पड़ा रहता है ना, वो एक मुसीबत का बायस। वो उससे कि अगर वो जब तक कि कश्मीर का ये सिलसिला नहीं छोड़ेंगे तब तक अमन कैसे होगा। डॉक्टर साहब, वहाँ की तो जो मिलिट्री है ना, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी लाइफ लाइन उसने कश्मीर को बना लिया है। वो अपने आप को जस्टिफाई इससे करते हैं, वो मासूम लोगों को मरवा रहे हैं। आप बताइए अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती होती कितना फायदा होता, दोनों लोगों को फायदा होता, बहुत भारी फायदा होता, गरीबों को। और तिजारत की बात करें, आप कोई भी बात करें, लेकिन ये जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर लेके दुश्मनी शुरू कर दी है और कितने हमले किए। रक्षा, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको किस हक से, किस अधिकार से और किस मॉरल राइट से आप कश्मीर की बात करते हो। वो कहते हैं ना मुसलमान, सवाल ये नहीं तो उनको 25 करोड़ मुसलमान ही दिखाई देता अगर मुसलमान की बात करते हैं। हालांकि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, ना हम उनका एक स्टेटमेंट भी चाहते, हम कुछ नहीं चाहते उनसे, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो मुसलमान करते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके यहाँ आपकी मौजूदगी में कि मुझे ये बताएं कि भाई आपने तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया था ना। आपने तो कहा था कि भाई हम यहाँ पर रियासत मदीना कायम करेंगे, आपने कहा था कि हम यहाँ पर तो एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, एक आइडियल मुस्लिम स्टेट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके अंदर गुनाह नाम की चीज़ नहीं होगी, सारे के सारे सूफी संत होंगे और वहाँ पर जो बड़ा इंसाफ होगा, अदल होगा। और आप क्या कर रहे हैं भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप तो 24 साल भी उनको जो है, जो इनको इस्लाम के नाम पे आप साथ लेकर बंगालियों को चले थे, आप 24 साल साथ नहीं रख सके। तो अब आप ये बताइए कि जिस दिन बांग्लादेश बना और जिस दिन वो शेख मुजीबुर रहमान, डॉक्टर साहब आपको तो याद होगा और मैं अपने साथियों को बता रहा हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान वो आदमी है, वो आदमी था जो बाद में जो है बंगबंधु बना, फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश का बना, और जिसके साथ हमारा राष्ट्र, हमारा नेतृत्व खड़ा हुआ। वो कौन था? वो फातिमा जिन्ना जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही थी फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले में, तो फातिमा जिन्ना के कैंपेन इंचार्ज थे शेख मुजीबुर रहमान। इस तरह का वो पाकिस्तानी था डॉक्टर साहब। और वो बंदा फिर बाद में बंगबंधु बना। जैसे मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि जिन्ना जो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड और इंग्लिशाइज्ड था राइट फ्रॉम टॉप टू टो, व्हाट हैज पुश्ड हिम टू वियर अ टोपी एंड अ शेरवानी? दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कभी नहीं पहनी साहब, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं था उसका। इसी तरह से वो शेख मुजीबुर रहमान जो कि फातिमा जिन्ना का इलेक्शन में एजेंट है, तो तुम पाकिस्तानी हो, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो जो है तुम्हें छोड़ के चला गया? और अब आप इसके बाद में फिर आप कश्मीर का लाप लागते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप मुसलमान की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप जो आपके पास मौजूद है, बलोची आपसे नाराज है, सिंधी आपके साथ खुश नहीं है, महाजिर आपके साथ खुश नहीं है, और जो कुछ भी है लीडर्स आपके साथ तो यूं भी दबा रखा है, दबा रहे हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी का आपने तमाशा बना रखा है। जो बंदा इलेक्ट होके आता है वो जेल में, और आप जो है वो अमीरुल मोमिनीन बन जाते हैं। आप कहते हैं मैं तो खलीफा हूँ भाई, मैं करूँगा सब कुछ ठीक जो है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इसलिए पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए। वो अपने आप को, मतलब मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने अपना। मतलब $1 बिलियन के लिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो 5,000 लोग ऐसे लोग मिल जाएंगे जो $1 बिलियन किसी को ऐसे दे देंगे। $1 बिलियन के लिए आप दुनिया भर में भागते फिर रहे हैं। तो इसलिए कश्मीर के मामले में मैंने इतनी बात लंबी करी क्योंकि आज आप बैठे हैं। कश्मीर की जब बात होगी तो आपको माइनस करके, आपको इदारे रख के कश्मीर ना समझा जा सकता है, ना उससे बात हो सकती है।
इसलिए मैंने ये बात की। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ और इस पर आपकी रिस्पॉन्स चाहता हूँ। भारत में, हमारे देश में लंबा मुस्लिम शासन रहा है। मेरा ये कहना है और मैं अपने कम्युनिटी को ये समझाने की कोशिश करता हूँ और आज आपके बीच में लेके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी रिस्पॉन्स के ज़रिए से, कि 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम शासन बॉर्डर पार कर गया। शाहजहां हो कि बाबर हो कि औरंगजेब हो, ए हो, बी हो, सी हो, जितने भी हैं सारे के सारे, वो 15 अगस्त 1947 से हमारे हीरो नहीं है। वो उनके हीरो हैं, वो उनको हीरो बनाएं, गले में डालें, कुछ करें, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन जब हिंदुस्तान का मुसलमान ये जो है चीख के ये कहता है कि मैं बाई चॉइस हिंदुस्तान में हूँ, तो मेरा कहना ये है कि फिर बाई चॉइस जब हिंदुस्तान में हो तो आज के भारत का जो इतिहास है, आज के भारत के जो हीरो हैं और वो लोग जो उस ज़माने में हमारे थे और हमारे लिए लड़ते थे और हमारी प्रभुता के लिए लड़ते थे, अब हमारे हीरो वो होने चाहिए। अब हमारे हैं और अब हमारे पास कोई औचित्य नहीं है कि हम औरंगजेब की सफाई दें या औरंगजेब को अपने गले में टांग के चलें या किसी और को टांग के बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं आपकी इस पर रिस्पॉन्स चाहता हूँ। बहुत क्लियर बात है। देखिए 47 के बाद एक किस्सा खत्म हुआ जी डॉक्टर साहब। अब हमें एक नए सिलसिले में चल रहे हैं, इसलिए हमें वो पुरानी बातें जो है छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल। अगर उन्हीं को लेके हम चलेंगे तो फिर कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब। उनको छोड़ के फिर आगे बढ़ना है और जो इतिहास में जो जी बातें हुई हैं उनको अपने अपने ढंग से हमें आगे चलना है। हम उसी पे रहें कि भाई जुल्म तशद्दुद हुआ होगा तो कोई शक नहीं, लेकिन अब उसको लेके कब तक चलेंगे हम आगे। और ये भी नहीं है कि मुसलमानों ने देखिए बड़े बड़े शहर जो बने हुए हैं, दिल्ली है, आगरा है, ये सब मुसलमानों ने ही तो बनाया। जी डॉक्टर। ये लाल किला हुआ या ताज इत्यादि, यानी उसने बहुत, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत रही है हमारे संस्कृति में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महज वो सिर्फ वो फैनेटिक ही रहे। जी जी जी। खाने पीने में, लिबास में, कोई आप क्षेत्र देख लीजिए मुसलमानों का असर और इस्लाम का असर पड़ा है। वो लेके हमें आगे चलना चाहिए और नए जो एक आयाम उभर रहे हैं जी, उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, कोई शक नहीं। आपने बातें बिल्कुल सही कही कि वो हमें अपने ख्यालात बदलने चाहिए अब रचनात्मक तरीके से। आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ के बढ़ना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे बात। चलो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब आप नौजवान और जवान थे तो, क्योंकि आपके सामने से भारत उभर रहा था, जी हाँ, है ना, और आपने उसको हर तरह से उभरते देखा है, तो एक उस नौजवान के मन में कैसा भारत था? देखिए उस वक्त तो एक नई उमंग थी। जी डॉक्टर साहब। मुझे याद है कि मैंने बहुत ज़माना देखा, पिताजी का राज भी देखा जी, अंग्रेज़ों का झंडा देखा। यहाँ राष्ट्रपति भवन में अंग्रेज़ों का झंडा था, अंग्रेज़ भी गए और राज भी समाप्त हुए जो राज के अलग अलग थे। लेकिन उस वक्त बहुत दिल में एक उमंग थी, एक आशा थी, एक जोश था जी कि देखिए कितनी देर के बाद हम आज़ाद हो रहे हैं, अब हम मुल्क को बनाएं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक यूफोरिया जैसा था जी, ये जो खुमार जैसा था एक, वो उस वक्त की बात है, अब वो नहीं रही। अब जाहिर है 75 वर्ष हो गए हैं, अब वो बातें तो नहीं रह सकती उसी तरीके से। लेकिन नए हिंदुस्तान को बनाना, गरीबी को दूर करना, देखिए ख्वाजा साहब ऐसा है, जब तक लाखों लोग अभी तक उनका घर नहीं है, बरसात में भीगते हैं, गर्मी में तरसते हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं, जी जी जी, जब तक अभी तक लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तब तक हम अपने आप को विश्व गुरु नहीं कह सकते। सही, मैं स्पष्ट कह दूं, जी जी जी, जब तक हमारे देश में गरीबी है तब तक हमारा हक नहीं बनता है कि हम कहें कि हम दुनिया का नेतृत्व कर सकते। पहले गरीबी दूर कीजिए। सबसे बड़ा धब्बा अगर हम पे है कि हम अभी तक गरीबी दूर नहीं कर। चीन ने क्या किया? चीन में बहुत सारी खराबियां होंगी, लेकिन उन्होंने जो बेसिक गरीबी है वो दूर कर।
वो हम अभी कर नहीं पाए। कर रहे हैं, और सारे प्रोग्राम बनाए हैं, महिलाओं के लिए बनाए हैं, वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाए वगैरह, बच्चों के लिए बनाए हैं, लेकिन उनको आगे चलाना है और बड़ी शिद्दत से चलाना है, बड़ी हिम्मत से चलाना है। तो ये जो अपना समझिए कि 7 दशकों से ज़्यादा का जो पूरा ये हमारा सफ़र है, जहाँ हम आज खड़े हैं एक राष्ट्र के रूप में, कितनी संतुष्टि है आपको इसको लेकर? देखिए, संतुष्टि भी है जी, बहुत तरक्की की हिंदुस्तान में, कोई शक नहीं। जो पहले गरीबी थी, जो पहले हालात थे, हमारा भोजन पूरा नहीं होता था, बाहर से वो ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आया करता था, वो ग्रेन आते थे, जानवर खाया करते और वो हाँ, और यानी जब तक वो जहाज नहीं पहुंचते थे, समुद्री जहाज, जी, हमारा भोजन पूरा नहीं होता था। आज देखिए हमारे किसानों ने क्या कमाल किया, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी होती थी, अब सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत तरक्की की है, हम आउटर स्पेस में पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क। जी डॉक्टर, लेकिन अभी तक संतुष्टि नहीं, इसलिए है कि आगे अभी रास्ता बहुत लंबा। इस बात की बड़ी संतुष्टि है। जी, मेरे सामने मैंने देखा बिल्कुल हिंदुस्तान को। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे जो प्रधानमंत्री जी अभी हैं, मोदी जी तक, सारे मैंने प्रधानमंत्री देखे। बिल्कुल। और हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कोशिश की हिंदुस्तान को बढ़ाने। बिल्कुल। ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण रहे, बिल्कुल, क्योंकि जवाहरलाल जी पहले प्रधानमंत्री रहे जी, और उनके साथ सरदार पटेल जी की उनको मदद मिली थी, और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह। तो ये सब सिलसिला चल रहा है, इसको और तेजी से चलाना है। और जैसे मैंने कहा, समाज अगर हमारा जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारी तरक्की भी तेज हो जाएगी। बिल्कुल। अगर हम आपस के झगड़ों में हमने अपनी सारी ताकत लगा दी तो तरक्की में भी रुकावट आएगी, ऐसे मैं मानता हूँ। तो ये बताइए कि अगले 100 वर्षों में कहाँ देख रहे हैं आप? ये पिछले 100 वर्ष तो करीब, तो आपने, क्योंकि आपके सामने लगभग 100 वर्ष हैं, तो इसलिए आपसे पूछने की हिम्मत कर रहा हूं कि अगले 100 वर्ष में हम अपने राष्ट्र को, आप अगले 100 वर्ष की बात करो, अगले 10 वर्ष में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका क्या असर पड़ेगा हम पे, और ये जो मशीनें बन रही हैं जी, ये मशीनें हमें किसी दिन खाएंगी या नहीं खाएंगी, ये भी कोई एक सवाल है। क्योंकि मशीनें अब हमने इतनी ज़बरदस्त बना रखी हैं कि वो हमारे बगैर पूछे भी अपना काम करते रहते। हाँ, वो तो हम उसमें मर्ज हो गए। पता नहीं क्या, आप 100 साल की बात ना कीजिए, आप 10 साल की बात कीजिए। जी। कुछ हम देख सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँचाएगी हमें। और ये लड़ाइयाँ वगैरह जो देखिए, कितनी बदकिस्मती है कि आज भी लड़ाई, रूस और यूक्रेन देखिए, उनका धर्म भी वही है, उनकी भाषा भी वही है, और फिर भी आप उसको हजारों लाखों मार दिए। क्या हुआ? अच्छा, एक अजीब बात है, यूक्रेन, रशिया और इधर से यूनाइटेड स्टेट्स, इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर आप तह में जाएंगे तो एक क्रिश्चियंस का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन यहाँ कोई धर्म युद्ध की बात नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा ही कहीं दूसरी जगह हो रहा होता है तो फिर लोग जो हैं उसको दूसरा रंग दे देते हैं। वो भी है। और इन फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं वो भी बहुत दुख होता है। बिल्कुल, मैं यासर अराफात को जानता था, आपसे तो जो नेता थे जी बिल्कुल फलस्तीनियों के। जी, और उस वक्त हम फलस्तीन की बहुत कदर करते थे। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त तो ये हुआ, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, पता नहीं कितने हजार मारे गए हैं, 60-65 हजार कत्ल किए गए, औरतें, बच्चे, ये क्या हो रहा है? यानी यहूदियों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद हिटलर ने किया, बहुत भयंकर किया। बिल्कुल, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि वो अब अपनी वक्त आए तो वो जुल्म तशद्दुद करें। नहीं डॉक्टर साहब, वो जो हमास ने, मैं तो खुल के कहता हूँ,
हमास ने जो निहत्ते 1200 यहूदियों वो तो को बहुत मारा, खतरनाक किया। उसका कोई जस्टिफिकेशन किसी कोई के भी पास नहीं, नहीं है कोई और नहीं। किसी को देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वो बेवकूफ़ी होगी। लेकिन उसके बाद जो वहाँ हुआ, और मुझे तो तकलीफ उस दिन हुई डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से कि जो लोग दफन हो चुके, कब्रों को खोद कर उसमें से मुर्दों को निकालना और निकाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर और बुलडोजर चलाना, मतलब इंसानियत कहाँ जाएगी? इसको कैसे जस्टिफाई कोई कर पाएगा? हालांकि इजराइल इतना तरक्की पसंद देश है जी, इतनी तरक्की कर ली उन्होंने हर क्षेत्र में, उनसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया भर में झगड़ा पुराना चल रहा है उनका, मैं मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ। जी जी जी, बहुत मैंने देखा फिलिस्तीन का, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं कि एक दूसरे को कत्ल इस हद तक हद हो गई। इस हद तक जो है, मतलब कोई कहीं तो कोई हद, एक जुल्म की भी और जबर की भी और बेइंसाफी की भी तो कहीं कोई हद होती है। आपका अपना व्यू है, ठीक है, आप अपना व्यू रखिए। तो डॉक्टर साहब आखिर में ये बताइए आपसे बहुत कई सारे विषय आपकी बातों में खुद ब खुद निकल आए और बड़े तो इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी उन बातों की जिनका आपने जिक्र किया। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की थी आपसे, कि हमारा राष्ट्र जो है वो इस वक्त नौजवान राष्ट्र है। बिल्कुल। जवानों की जो हमारे यहाँ संख्या है वो 65% से भी अधिक हो रही है डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये है कि आज हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम यहाँ कोई भी फैसला हम कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल फैसला कर सकते हैं, और हम कोई भी अपने लिए टारगेट बना के और उसको हासिल करने की हमारी पोजीशन है आज। तो आज के यूथ को 94 वर्ष के हमारे डॉक्टर करण सिंह, जिन्होंने राष्ट्र के हर सफ़र को जिया है और अपनी आंखों से देखा है, वो नौजवान को क्या कहना चाहेंगे एक बात, और समाज को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बातों से जब भी मैं आपसे निजी तौर पे भी मिलता हूँ तब भी मुझे हमेशा ये लगता है कि आपको ये चीज़ तकलीफ़ देती है, और हर आप जैसे व्यक्ति को, हर सही सोचने वाले को ये चिंता होती है कि समाज में द्वेष नहीं आना चाहिए, समाज में जो है आपसी विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, नौजवानों के बारे में तो खैर साहब यही मैं कह सकता हूँ कि भी हिम्मत रखो जी, हिम्मत नहीं छोड़नी, मेहनत करते रहना, तशद्दुद और वायलेंस की तरफ बिल्कुल नहीं, हिंसा की तरफ बिल्कुल नहीं जाना जी डॉक्टर, उससे नुकसान होगा जी। और यही कोशिश करनी कि समाज की कुछ सेवा कर सको। एक तो मैं ये समझता हूँ कि यूरोप में लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, उनको देखभाल करने का कोई नहीं जी। हम अगर लोगों को ट्रेन करके, नर्सेस हैं या ऑर्डरलीज हैं, ट्रेन करके लोगों को अगर हम यूरोप में भेजें तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और ह्यूमैनिटी की सर्विस भी हो, और ह्यूमैनिटी की सर्विस अभी उनके पास कोई रहा नहीं। जापान में वृद्ध होते जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक। तो यानी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जी जिनको हम बढ़ा सकते हैं, और ये तो जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार के ऊपर है जी बेसिकली, कि वो क्या कार्यक्रम बनाते हैं और राज्य सरकार क्या बनाते हैं, कैसे चलाएं उनको जी। लेकिन नौजवानों को फिलहाल हिम्मत नहीं हारना है। मैं तो ये कहूँगा आप हिम्मत रखिए जी, और हिम्मत रख के और अपने आप में विश्वास रखिए, आपके अंदर वो ताकत है बिल्कुल, कि जो आगे इस मुल्क को बढ़ा सकता है, एक नई चेतना ला सकता है। उस ताकत को आप भूलिए नहीं जी। जो आपके धर्म मजहब जो भी हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाते हुए और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। बिल्कुल। और समाज को तो यही कहना चाहिए जो मैंने आज तक कहा कि समाज में शिकाफ बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। हमने एक बार देख लिया उसका क्या असर हुआ है, तो हम चाहते हैं कि, और अगर किसी के वाकई किसी को शिकायत हो तो दूर करनी चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक मुमकिन हो सके इकट्ठा लोगों को चलाने की कोशिश करनी चाहिए जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज ठीक रहेगा तो नौजवान भी ठीक रहेंगे, और नौजवान ठीक रहेंगे तो समाज ठीक रहेगा। बिल्कुल। दोनों का ऐसा ताल्लुक़ है, परस्पर संबंध है कि एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। तो आपने जो ये इतना अच्छा
एक प्रोग्राम रखा। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका भी बहुत बहुत अदा शुक्रिया। आपको, क्योंकि मुझे कहने का वक्त तो बहुत मिलता रहता है, जी, बोलता रहता जी हूँ जी मैं। जी जी लेकिन खुसूसन जो आपने आज सवाल पूछे जी जी उनके बारे में जो जिसकी खास मुझे फिक्र रहती है जी और जिसमें दिलचस्पी रहती है, जी जी वो आपने सवाल पूछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालसा। और बहुत सुनने बहुत वाले को भी मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आदाब। बड़ी कीमती बातें हमें आपसे मिली और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको वो सब कुछ मिला होगा आज जिसकी वो प्रतीक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का और हमारी सरपरस्ती करने का। हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी तरह से आपसे जो है वो आपकी जो जीनियस है, आपकी जो स्कॉलरशिप है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसका जो बड़ापन है, उससे पूरा हमारा राष्ट्र, हमारा समाज जो है लाभान्वित होता रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर एक अजीम शख्सियत के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम आपसे वो बातें करने वाले हैं जो बातें शायद की नहीं जाती। बहुत शुक्रिया।